जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक इन कमेंट सेक्शन, पटवारी के एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेटेस्ट सेशन लाओ इंडियन इकोनॉमी का। तो आज आपकी डिमांड पे ही ये सेशन बनाया गया है। देखो, मैं कोई जादू मंत्र तो नहीं जानता हूँ कि एक ही लेक्चर में आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी फ्रेम करता है इंडियन इकोनॉमी के। उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपको मैं एक प्ले लिस्ट बताऊंगा इंडियन इकोनॉमी की जो मैंने पढ़ाई हुई है। अगर आप वो लेक्चर भी एग्जाम में देख के जाते हो और उसके साथ जो रीसेंट करंट अफेयर है इकोनॉमी का वो देख लेते हो तो आपका काम एग्जाम में बन जाएगा। आपको इन लेक्चर से ही पता चल जाएगा पीवाईक्यूज के बेसिस पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन मैंने इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई नीड योर फुल कंसंट्रेशन ऑन दिस टॉपिक। तो अच्छे से कंसंट्रेट करके इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन में, द कंसेप्ट ऑफ 5 year प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। तो 5 year प्लान बनते थे पहले, प्लानिंग कमीशन होता था ना पहले, प्लानिंग कमीशन का काम होता था, वो 5 साल का प्लान बनाता था कि 5 साल में क्या क्या करेंगे, हमारे क्या टारगेट्स होंगे। तो प्लानिंग कमीशन बनाता है, इसको बोलते थे 5 year प्लान्स। इसी प्लानिंग कमीशन को बाद में किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने आजकल। ठीक है, ये तो हम डिस्कस करेंगे। पहला ये क्वेश्चन ये कहता है कि 5 year प्लान का कंसेप्ट हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया, इंग्लैंड से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स से या जर्मनी से? पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो 5 year प्लान्स का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था? रशिया से लिया था। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से प्लानिंग कमीशन के बारे में बताऊँ। देखो, प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप होता है 15 मार्च 1950 के टाइम में। ठीक है, 15 मार्च 1950। इसका काम क्या था प्लानिंग कमीशन का? प्लानिंग कमीशन का काम था कि डिफरेंट प्लान्स बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लान है जो इंडिया में काम, ऐसे प्लान बनते हैं। जैसे एक प्लान बनता था जो इंडिया में काम करता था कि अब हमें क्या करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है, तो हमें बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना। तो फिर 5 साल उसी बेसिस पे काम होता था। फिर एक प्लान आया, हमें गरीबी को हटाना है, जिसको गरीबी हटाओ आंदोलन भी इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, वो भी देखेंगे कौन सा प्लान था। तो उस प्लान में मेनली फोकस गरीबी हटाने पे किया गया था, पॉवर्टी एलिवेशन पे किया गया था। तो ये बेसिकली 5 year प्लान आते थे। तो पहला 5 year प्लान जो आया था वो आया था 1951 से लेकर 56 के बीच में। ठीक है, बाद में यही प्लानिंग कमीशन आता गया और लास्ट में ये प्लानिंग कमीशन जो है, जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो 1 जनवरी 2015 से इस प्लानिंग कमीशन को चेंज करके इसको दोबारा से नया बनाया गया। उसको बोला गया नीति आयोग। क्या बोला गया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एट प्रेजेंट नीति आयोग को सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है करंट अफेयर में, तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? देखो, प्लानिंग कमीशन से ये जो प्लान है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, जैसे 3 क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में डाले, उससे ज्यादा मैंने नहीं डाले। पीवाईक्यूज तो बहुत से थे, बट 2-3 इसलिए डाले ताकि आपको समझ। पहला आ गया ना प्लान वाला क्वेश्चन, कहाँ से लिए गए। दूसरा भी देखो, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 year प्लान। तो सेकंड 5 year प्लान की ड्यूरेशन क्या है? इसी तरह से पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन से प्लान को हैरेड डोमर मॉडल कहते हैं? कौन से प्लान में गरीबी हटाओ वाली बात आई थी? तो बेसिकली आपको सारे प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप 5 मिनट मेरे साथ यहाँ पे कंसंट्रेट करना। देखो, प्लान का मैं ओवरऑल इंपॉर्टेंट 5 year प्लान्स बता देता हूँ। बाकी एक जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, उसको देख लेना। एग्जाम में जाने से पहले हर एक प्लान कब आया, ईयर देख लेना, और उस प्लान में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जिसपे एम्फेसाइज किया गया, बस इतना आपने देख लेना। ठीक है, सबसे पहला प्लान आया, देखो फर्स्ट प्लान जो है, फर्स्ट प्लान की बात करूं, वो आया था 1951 पे, और 5 साल चलते हैं प्लान, तो 1956 तक चला था। इस प्लान का नाम पूछता है, ये किसके बेसिस में था? ये था हैरेड डोमर मॉडल के बेसिस में। किसके बेसिस में है? हैरेड डोमर मॉडल। पहले 3 प्लान किसके बेसिस में है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट प्लान 1951 से 56 बेस्ड ऑन हैरेड डोमर मॉडल। फिर आया सेकंड 5 year प्लान। तो यहाँ से देखो सेकंड कब आया होगा? 1956 से लेकर 61 तक। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यही पूछा गया कि ड्यूरेशन क्या है सेकंड 5 year प्लान की। तो 1956 से लेकर 61 इसका आंसर हो जाएगा। ये किसके बेसिस में था? महालोनोबिस प्लान के बेसिस में, या महालोनोबिस मॉडल के बेसिस में। ठीक है, महालोनोबिस मॉडल के बेसिस में। ठीक है, बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे ना, इनकी बेसिस पे ही स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी मनाया जाता है। तो पीसी महालोनोबिस, प्रशांत चंद्र महालोनोबिस, तो इनका ही मॉडल के बेसिस में सेकंड 5 year प्लान बनाया गया था। ठीक है, फिर थर्ड 5 year प्लान आता है, वो कब से कब तक होता है? 1961 से लेकर 66 तक। ठीक है, कुछ बताओ, ये चीजें याद रखो। ये किसके बेसिस में था? गडगिल योजना के बेसिस में, गडगिल योजना के बेसिस में। ठीक है,
इसके बाद ये लेक्चर देखने के बाद भी एक मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा या कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसको पढ़ लेना, क्योंकि प्लान्स के रिलेटेड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ गया हमारा 4th 5 ईयर प्लान। देखो 4th 5 ईयर प्लान लेट आया, क्यों लेट आया? क्योंकि 1966 के बाद 1966 के लेकर 69 के बीच में कोई प्लान नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो 3rd 5 ईयर प्लान था ये बहुत एक्सट्रीमली फेल हो जाता है, ये अपने चीज़ों का अचीव नहीं कर पाता, तो उसकी फेलियर की वजह से 3 साल तो कोई प्लान ही नहीं आता। तो जो 4th 5 ईयर प्लान हमारे पास आता है वो आता है 1969 में। तो 1969 से लेकर 74 के बीच में हमारा 4th 5 ईयर प्लान आता है, जो मेनली किस पे काम करता है? सेल्फ रिलायंस पे। किस पे काम करता है? सेल्फ रिलायंस, मतलब हम खुद ही अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 78 के बीच में चलता है, ठीक है। 1974 से लेकर 78 के बीच में ये 5th 5 ईयर प्लान आपके बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ दिया था। तो बेसिकली अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान जो है पॉवर्टी एलिवेशन के साथ डील करता है, तो 5th 5 ईयर प्लान, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये याद कर लेना। 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 78 के बीच में गरीबी हटाओ के साथ डील करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1978 के बाद 80 के बीच में जनता गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो कोई 5 ईयर प्लान नहीं आती है। उसके बाद जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान आता है वो आता है 1980 में, ठीक है। 1980 से लेकर 85 तक चलता है। उसके बाद हमारे पास 7th 5 ईयर प्लान आता है। 7th 5 ईयर प्लान आता है 85 से लेकर 90 तक चलता है वो, ठीक है। उसके बाद भी 2 साल रेस्ट चलती है। फिर 8th 5 ईयर प्लान आता है। 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 से लेकर 97 तक। देखो पहले समझ लो क्या क्या डेट क्या है, उसके बेसिस में कुछ बताऊंगा आपको। फिर 8th 5 ईयर प्लान आ गया हमारा। फिर 9th 5 ईयर प्लान आता है 1997 से लेकर 2002 तक। फिर आ जाता है हमारा 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 7 तक, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक। उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और उसके बीच ही प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था, वो था 12th 5 ईयर प्लान। क्योंकि 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक चलना था, बट 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो वो इस प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर देती है, प्लान्स का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है और नीति आयोग आ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए 12th 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में 13th 5 ईयर प्लान नहीं मार्क कर देना, क्योंकि 13th 5 ईयर प्लान कुछ था ही नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट ये समझाया कि इन प्लान्स के इंपॉर्टेंट नाम क्या है, उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट प्लान है। बट आपको मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें आपने ये देखना है कि कौन से प्लान किस पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 11th 5 ईयर प्लान है ना हमारा 2007 से लेकर 12 तक, उसकी मेन थीम ये थी कि रैपिड और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह ये कई बार पूछता है कि ग्रोथ है सोशल जस्टिस के साथ कौन सा प्लान डील करता है, तो वो 9th 5 ईयर प्लान। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? ये तो बिल्कुल नहीं भूलना कि पहला 5 ईयर प्लान को हैरोडोमर मॉडल बोलते हैं, दूसरे को महालोनोबिस मॉडल, और गरीबी हटाओ वाला कौन सा था? 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 78। और जो 12th 5 ईयर प्लान था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसके बीच ही हमारी जो है नीति आयोग जो है वो बन गया था, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको ये प्लानिंग कमीशन जो है ये समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान? तो 1956 से लेकर 61 तक हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो ये हमने पढ़ लिया सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू? फिजिकल पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड है? जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद इंडियन इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर 2 लेक्चर्स हैं, एक है फिजिकल पॉलिसी पे, एक है मॉनेटरी पॉलिसी पे। ये लेक्चर बिल्कुल भी आप मिस करके नहीं जाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो देखो फिजिकल पॉलिसी किसके रिलेटेड होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ, चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसको CRR कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं लग रही हैं इसका मतलब आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे, अदरवाइज ये चीज़ें आपको आती होती। टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी में ये चीज़ आती है, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो होता क्या, 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करती है? महंगाई को। महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी? जैसे बैंक रेट चेंज कर लिए, रेपो रेट चेंज कर लिया, रिवर्स रेपो रेट, ये जो सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कौन करता है? आरबीआई। अब गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या पैसे की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी लाती है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन लाती है, हमारी गवर्नमेंट लाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी, इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जितना लोगों के पास पैसा बचेगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो बेसिक इन्फ्लेशन, थोड़ी इन्फ्लेशन मार्केट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें हमने इन्फ्लेशन में पढ़ी हुई हैं। अब जस्ट आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स कम कर देगी, इन चीज़ों से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लोगों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू लोगों को पैसा देती है, ताकि लोगों के पास पैसा आए, लोगों के पास पैसा होगा, लोग डिमांड करेंगे तो चीज़ें बनेंगी, तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, फिस्कल पॉलिसी। मतलब जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है हमारे मार्केट में पैसे को रेगुलेट करने के लिए, ताकि क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ की, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और जो स्टेप्स आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल है। तो दोनों का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अगर पूछे मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई लगा लेना, फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट लगा लेना। दिस इज क्लियर। बाकी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बिना देखे आप पेपर में नहीं जाओगे। इंडियन इकोनॉमी इससे क्वेश्चन पूछता है आपका। मेनली मुझे पता है आप इतनी डिमांड क्यों कर रहे थे इस टॉपिक में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा था पढ़ना क्या है। तो जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना, प्लस बजट का थोड़ा देख लेना, क्योंकि रिसेंट जो बजट आया उसके बाद आप एक चीज़ और देख लेना कि एक बजट देख लेना, प्लस इंडियन इकोनॉमी की जो मैंने पढ़ाया वो देख लेना, और करंट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मेजर पोर्शन फॉर WPI इन इंडिया। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन जो होती है ना, महंगाई, इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, महंगाई। अगर हम इंग्लिश में बात करें, इन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या होता है, एक ऐसा रैंक जिसमें जनरल प्राइसेस जो हैं गुड्स सर्विसेज के राइस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके राइस है, चावल है, उसके प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो जनरली गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, गुड्स के भी और सर्विसेज के। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में जाओ, उसके रेट बढ़ गए, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेज जब बढ़ जाते हैं जनरली किसी मार्केट में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट मैथड्स हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन टॉपिक। एक है CPI, एक इंडेक्स है, एक CPI से करते हैं, एक WPI से करते हैं, और एक GDP डिफ्लेटर होता है जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं। इसको तो छोड़ो, ये दो देखो, CPI और WPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये बहुत एक्स्ट्रा लेवल का, पहले आपको थोड़ा CPI WPI पता होगा ना, फिर क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो बेसिकली क्या है। अब अगर आपको इन्फ्लेशन को मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कितनी इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी है, अब आप क्या करोगे, सारे सामान जितने भी मार्केट में बिक रहे हैं, क्या आप सभी सामान को कैलकुलेट करके प्राइस निकाल सकते हो, वहाँ से इन्फ्लेशन पता चलेगी, क्या आप निकाल सकते हो, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप क्या करते हो, कुछ बास्केट ऑफ चीज़ें उठाते हो। फॉर एग्जांपल फूड में 10-15 चीज़ें ले ली, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड की 10-15 चीज़ें ले ली, फिर आप उनका प्राइसेस देखते हो। एक आपने बेस ईयर बनाया होता है, फॉर एग्जांपल 2011 से आप कंपेयर करोगे 2011 में उनका कितना प्राइस था, आज कितना प्राइस है, उसके बेसिस में आप इन्फ्लेशन निकाल देते हो। यही तरीका है इन्फ्लेशन निकालने का। अब दो मैथड हैं, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप जो सामान कैलकुलेट करते हो उसका प्राइस पता कौन सा लेते हो, जो आप रिटेल शॉप्स में, फॉर एग्जांपल जो आपके आसपास की किराने की शॉप होगी ना, उस किराने की शॉप में आप जो सामान लेने जाते हो, तो जितने का सामान वहां पर बिक रहा है उस प्राइस पे अगर आप कैलकुलेट करते हो इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है, जब आप होलसेल बल्क में चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत बड़ी होलसेल की शॉप है और वहां पर जाके आप प्राइसेस को कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो, तो उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखो 5 मिनट लूंगा बट अच्छे से इस टॉपिक को समझना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे पहली बात, इन दोनों में डिफरेंसेस एग्जाम में पूछता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है, गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं। गुड्स क्या, फॉर एग्जांपल जो आपने कंज्यूम करने के लिए चीज़ें ली, फॉर एग्जांपल पेन ले लिया, मैंने नोटबुक ले ली, मेरा फोन ले लिया, सब गुड्स में आता है। सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर जो आपको सर्व कर रहे हैं वो सर्विसेज आ गई। आप कहीं टूरिस्ट प्लेस में गए, वहाँ पर जो आपको सर्विसेज मिलती हैं, आप हॉस्पिटल में गए, ये सारे सर्विसेज में आता है। तो CPI जो कैलकुलेट होता है उसमें गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं, बट WPI में सिर्फ गुड्स आते हैं। क्या होलसेल में सर्विसेज मिलती हैं? क्या आप किसी रेस्टोरेंट में जाके ये बोलते हो मुझे सर्विसेज देना बट होलसेल में देना, हम ज़्यादा लोग आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो होलसेल में सर्विसेज नहीं होती हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज नहीं आती हैं। पहली चीज़ ये आप कैलकुलेट करोगे, और दूसरा CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। ठीक है, अब जब हम CPI कैलकुलेट करते हैं या WPI कैलकुलेट करते हैं, हम वेटेज असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल WPI में 3 मेन चीज़ें आती हैं। एक आता है प्राइमरी आर्टिकल्स,
प्राइमरी आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका फ्यूल एंड पावर, और थर्ड आ जाता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या पूछता है कि WPI में सबसे ज़्यादा पोर्शन हम किसका लेते हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स का लेते हैं, फ्यूल पावर का लेते हैं, या मैन्युफैक्चर्ड गुड का लेते हैं? तो जब हम WPI कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर्ड गुड की परसेंटेज लेते हैं, 64% इसका लेते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स का सेकंड नंबर में 22% लेते हैं, और फ्यूल एंड पावर का 13.5% के अराउंड हम लेते हैं, ठीक है। बट जब हम CPI कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज तब किसकी होती है? फूड एंड बेवरेजेस की होती है। ये याद रखना, फूड एंड बेवरेजेस की होती है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पता क्या करेगा? CPI में बोलेगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड की होती है, नहीं, वो WPI में आई होती है। WPI में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की होती है, और जो CPI होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी होती है? फूड एंड बेवरेजेस की होती है। और यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मेजर पोर्शन फॉर WPI इन इंडिया? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होता है? प्राइमरी गुड का होता है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होता है? तो अभी आपको बताया मैन्युफैक्चर्ड गुड का होता है। बट अगर CPI पूछता तो आप प्राइमरी गुड मतलब फ्यूल एंड फूड एंड बेवरेजेस जो होते हैं उनका होता है। बट ये WPI का पूछा है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आएगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, WPI और CPI इंडेक्स है। इंडेक्स का काम होता है कुछ कैलकुलेट करना, तो ये इन्फ्लेशन महंगाई को कैलकुलेट करते हैं। तो WPI में हम होलसेल वे में देखते हैं तो ये सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है, और CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है। और दोनों में किसकी ज़्यादा वेटेज होती है मैंने बता दिया। WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड की होती है और CPI में फूड एंड बेवरेजेस की होती है, ठीक है। अब एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि WPI कैलकुलेट कौन करता है? तो आपको एग्जाम में पूछे होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है, तो याद रखना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन कैलकुलेट करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और पूछता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, क्लियर। और देखो कोई बेस ईयर, देखो अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हो, आज के प्राइस को आप किसी प्राइस के साथ कंपेयर करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 2015 में इतना प्राइस था किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने भी फ़ोन पड़ा हुआ है, तो मेरा फ़ोन अभी 27,000 का मान लेते हैं, तो आज से 5 साल पहले उसका रेट कितना था, तो उसके बेसिस में मैं डिसाइड करूंगा कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है। तो मतलब कुछ बेस ईयर तो मानोगे ना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो बेस ईयर हम मानते हैं वो 2011-12 को मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2011-12 को होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम बेस ईयर मानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं CPI की बात करूं तो CPI जो है उसमें बेस ईयर कौन सा मानते हैं? उसका बेस ईयर हम मानते हैं 2012। तो CPI का बेस ईयर कौन सा है? 2012। अब CPI जो है ना वो 4 पार्ट्स में कैलकुलेट होता है, ध्यान से सुनो समझ आ जाएगा। एक होता है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है CPI एग्रीकल्चर लेबरर, एक होता है CPI रूरल लेबरर, ठीक है। ये हो गए 3। इन तीनों का कैलकुलेट कौन करता है? लेबर ब्यूरो। कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बट ये मेन CPI नहीं होता। जो चौथा CPI होता है वो मेन होता है, जिसको बोलते हैं CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। मतलब रूरल एरिया का भी प्राइस देख के, अर्बन एरिया का भी देख के कंबाइंड CPI निकालते हैं। ये कौन निकालता है? ये निकालता है बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर। और इसका कैलकुलेट होता है CPI रूरल अर्बन निकालना, ठीक है। और मैं भी कहीं ना कहीं मॉस्पी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छे से है। तो आप याद रखना जो CPI रूरल अर्बन कंबाइन है वो NSO निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये पूछ सकता है WPI का मेजर पोर्शन कौन सा है, तो CPI का भी पूछ सकता है। तो CPI का क्या है? फूड एंड बेवरेजेस। ये भी पूछ सकता है WPI कौन निकालता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेस ईयर 2011-12। CPI मेजर जो CPI होता है, CPI रूरल अर्बन कंबाइन वाला होता है, वो NSO निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और बाकी जो है इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, वो कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। सर हमें समझ आ गया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आपने मेरा बैंकिंग वाला लेक्चर पढ़ा होगा ना, जिसमें मैंने बैंक रेट सारे रेट पढ़ाए हो, तो ये आपको इजीली समझ आ गया, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और RBI भी इंपॉर्टेंट है, RBI के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बैंकिंग सेक्टर इज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI एक्सटेंड क्रेडिट टू। तो बैंक रेट पे RBI किसको क्रेडिट देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, फॉरेन कंट्रीज को देता है, कमर्शियल बैंक को देता है, या स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इतना मैंने बताया ना, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो यह सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको ढूंढने में। तो बैंक रेट पे RBI किसको क्रेडिट देता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी वीडियो पॉज करके, ठीक है। क्या इतने पे कंक्लूड कर दें? नहीं, कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है।
देखो सबसे पहली बात, आपको आरबीआई के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आरबीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई जो है, सबसे पहली बात, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का मेन बैंक है वो आरबीआई है, ठीक है। गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में, ये याद कर लेना, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। बट 1937 में क्या होता है, 2 साल के बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके हम कहाँ ले आते हैं? मुंबई में। कहाँ ले आते हैं? मुंबई में, ठीक है। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। बट ये इंडियन नहीं थे ना, सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले आरबीआई गवर्नर थे, बट इंडियन नहीं थे। एग्जाम में पूछता है फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ये 3rd नंबर वाले थे, बट ये कौन से थे? फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, ठीक है। लगे हाथ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, वो एग्जाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अदरवाइज लेक्चर देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर लेट के आराम से मस्ती से लेक्चर देख रहे हो ना, तो पेपर भी मस्ती मस्ती से निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे कुछ बच्चे, अभी हमें बात करूंगा, जैसे मॉक टेस्ट जो है आपका पटवारी वगैरह जूनियर असिस्टेंट का, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने थे, आपने 3 ही करे काइंड ऑफ। तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट पे, बट वाई आई हैव डिसाइडेड कि मतलब मेरे को 3 मॉक टेस्ट लेने हैं, उसके कुछ रीज़न है, ठीक है। और इस पे लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आरबीआई के बारे में और क्या। देखो आरबीआई का मेन काम क्या है? देखो एक तो प्राइस स्टेबिलिटी करना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू क्या करता है? प्राइस को मेंटेन करता है, देखो। और बैंक नोट को इशू करना, फिर बैंक्स को लोन देना। देखो हमें लोन चाहिए, हम बैंक के पास जाते हैं। बैंक को अगर उधार चाहिए, वो कहाँ जाएगा? वो आरबीआई के पास जाता है। तो ये चीज़ आता है, इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब सारा पैसा खत्म हो जाए तो आपको पैसा कहाँ से मिल सकता है? हमें आरबीआई से मिल सकता है। बट हम इंडिविजुअली आरबीआई से पैसा नहीं ले सकते, हम बैंक से लेते हैं, बैंक आरबीआई से लेता है, ठीक है। आरबीआई किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है? आरबीआई एक्ट है। कौन सा? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, इसके तहत चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ये याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाएगी? 2016 में, ठीक है। कौन सी सेक्शन के तहत बनी है? ये सेक्शन भी पूछी गई एग्जाम में, सेक्शन 45ZB के तहत बनेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। पहले सुनो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, फिर काम बताता हूं। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के आते हैं और 3 कहाँ के होते हैं? 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 जो आरबीआई में आते हैं, उसमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वही इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल, मतलब महंगाई को कंट्रोल रखना, मतलब महंगाई को 4 + -2 में रखना। मतलब 4% जो है महंगाई हो सकती है, या तो उससे 2% ऊपर हो सकती है, या तो उससे 2% कम। अगर 2% कम मानूं तो 2 हो सकती है, और 6 के बीच में, मतलब महंगाई को 2 से 6% के बीच में ही रखना है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। तो अगर महंगाई 6 से ऊपर बढ़ रही है तो आरबीआई स्टेप्स लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो स्टेप्स लेती है कि हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे। और अगर 2 से कम जा रही है तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का होना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट में ग्रोथ होती है, बट ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो लोग खाएंगे क्या? तो इन्फ्लेशन का एक बैलेंस में रहना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या, वो समझ आ गया। एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता दिया। आरबीआई 1934 के तहत बनी, सेक्शन 45ZB 2016 में बनी। 6 मेंबर बॉडी है, 3 आरबीआई से आते हैं, 3 गवर्नमेंट में आते हैं। आरबीआई के चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है आरबीआई गवर्नर, और इन्फ्लेशन का टारगेट 4 + -2 है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन महालोनबिस मॉडल? तो कौन से 5 ईयर प्लान जो है महालोनबिस मॉडल? पहला था हैरर-डोमर मॉडल। सेकंड 5 ईयर प्लान इज ऑन द बेसिस ऑफ महालोनबिस मॉडल विच इज फ्रॉम 1956 to 61। देखो प्लान के रिलेटेड कितने क्वेश्चन, अभी तो मैंने 2-3 ही डाले, बहुत क्वेश्चन आए थे, बट मैंने 2-3 जस्ट आपकी नॉलेज के लिए डाल दिए कि इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देखो अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, मतलब 4 चीजें जो चाहिए ही चाहिए, तभी एक आपकी फैक्ट्री या कोई भी प्लांट आप लगा रहे हो काम करेगा, ठीक है। उसमें बोल रहे हैं इनमें से कौन सा वो नहीं है, मेन फैक्टर नहीं है। तो 4 मेन फैक्टर, इनमें से एक नहीं है। लैंड, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग या कैपिटल, कौन सा नहीं है? देखो यार ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हो, और अगर आपने नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम भी प्रिपेयर करके जाना। नेशनल इनकम में जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया था ना आपको। अगर आपने नेशनल इनकम वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था, इनकम मेथड, विप्रो मेथड, जिसको मैंने विप्रो से याद कराया था, WIPR। वहाँ से भी पता चल जाता है कौन से 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कैसे?
देखो 4 मेन फैक्टर है प्रोडक्शन। पहला है लैंड, इंपॉर्टेंट है, लैंड होगा तो कुछ भी करोगे। दूसरा लेबर आपको चाहिए। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। तीसरा आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिमाग भी लगाने वाला बंदा होगा ना, एंटरप्रेन्योर जो रिस्क उठाएगा। और फोर्थ वन इज कैपिटल, पैसा इन्वेस्ट करना। ये 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन करनी है। क्या? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म हो गया, बट एडिशनली एक चीज़ सुनो। जैसे मैंने आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड पढ़ाए थे, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, फिर प्रोडक्शन मेथड आ गया और इनकम मेथड था। इनकम मेथड में मैंने आपको याद कराया था विप्रो से, मतलब आप क्या 4 चीज़ें कैलकुलेट कर लो तो आपकी जीडीपी कैलकुलेट हो जाए। क्या? एक तो वेजिस, एक तो वेजिस, इंटरेस्ट, एक प्रॉफिट और तीसरा चौथा था रेंट। अब ये कहाँ से आता है? देखो, जो बंदा, ध्यान से सुनो, जो बंदा फॉर एग्जांपल लेबर का काम करेगा उसको आप क्या दोगे? वेजेस दोगे, तो आप वेजेस कैलकुलेट करो। जो बंदा फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, जिसने पैसा लगाया, तो आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे पैसा दिया मेरे चैनल पर लगाने के, तो भाई मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फ्री में मुझे कोई पैसा नहीं देगा। थर्ड वन इज प्रॉफिट, तो इंटरप्रेन्योर, फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्क उठा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? रिस्क के बदले प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो एंटरप्रेन्योर का होता है। और रेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी की लैंड ले रहे हो उधार पे, तो आप लैंड का क्या दोगे? रेंट दोगे। तो ये 4 चीजें कैलकुलेट कहां से होती थी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। इन्हीं चारों को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो कंट्री की जीडीपी निकल जाती है, ठीक है। ये इनकम मेथड में आता है ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। बाद में नेशनल इनकम यहीं से कैलकुलेट होना मैंने आपको बताया था। नेशनल इनकम कुछ नहीं होता, नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। सर ये क्या बातें बोल रहे हो, नेशनल इनकम क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या? तो इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स देखो, ये सब कवर हो जाएगा। एक लेक्चर में मैं नहीं पढ़ा सकता, ये तो आप भी समझते हो। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो इस लेक्चर को मेनली लाने का मकसद यही था, मेरा एजेंडा यही था कि आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं आता है इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या है। माइक्रो पढ़नी है, मैक्रो पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो आप ये चीज़ें करते चलोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कवर हो गया, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कर्व के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट कर्व जो होती है ना एग्जाम में इकोनॉमी की, उसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लॉरेंस कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इकोनॉमी में लॉरेंस कर्व हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया, ये 2 कर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स, ठीक है, फिलिप्स कर्व हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, एग्जाम में पूछता है। लॉरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। भाई ये नहीं होता है, ठीक है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लॉरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो बेसिकली लॉरेंस कर्व जो है मेनली उसका काम है बताना कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है किसी इकोनॉमी में, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि किसी इकोनॉमी में किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल ये नेशनल इनकम है ना, किसी देश की इनकम है, ये नेशनल इनकम है और ये मान लेते हैं पॉपुलेशन है, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व हमें ये बताता है कि किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट। अगर ये बिल्कुल ऐसे सीधा आ रहा है, इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर एक बंदे के पास इक्वल पैसा है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको पता है ये ग्राफ थोड़ा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो है किसी भी इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है। कुछ लोग जो है रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, तो बेसिकली ये बिल्कुल सीधा नहीं होता। तो लॉरेंस कर्व यही रिप्रेजेंट करता है क्या? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है किसी इकोनॉमी में। ये जो बीच में आता है ना, ये जो इक्वलिटी वाली लाइन होती है 45 डिग्री पे, और ये जो आपकी एक्चुअल लाइन आती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी गैप। ये क्या होता है? आपका इनइक्वलिटी गैप, ठीक है। आई होप आपको लॉरेंस कर्व समझ आ गई। तो नेशनल इनकम और पॉपुलेशन में हम एक कर्व बनाते हैं जो ये बताता है कि किस तरह से इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पुअर में कितनी इनकम मिल रही है, जो रिच हैं उनको कितनी मिल रही है। तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अगर स्ट्रेट लाइन है, फॉर स्ट्रेट लाइन मतलब ये वाला, अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ में। तो कोई भी इकोनॉमी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ नहीं होती है, ये आपको पता है, ठीक है। अब लॉरेंस कर्व जिसने पढ़ा तो उसने गिनी कोएफिशिएंट नहीं पढ़ा, तो इसने क्या पढ़ा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, हम आगरा गए तो ताजमहल नहीं गए तो क्या गए, ठीक है। हमने कुछ खाया तो ये नहीं खाया तो क्या खाया। इसी तरह लॉरेंस कर्व पढ़ा तो गिनी कोएफिशिएंट नहीं पता तो क्या पता। तो जैसे लॉरेंस कर्व से कर्व के बेसिस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंस कर्व से ही निकलता है। वो भी इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है। ये भी बताता है इनइक्वालिटी कितनी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है, इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 1 तक। गिनी कोएफिशिएंट अगर आप कैलकुलेट करते हो किसी भी इकोनॉमी का, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है 0 आ रही है, इसका मतलब वो परफेक्टली इक्वालिटी है वहाँ पे, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, वहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब सबकी इनकम सेम है। और अगर वैल्यू 1 आती है तो वो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब
बिल्कुल इनइक्वालिटी है, मतलब इनकम में बहुत फर्क है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो जब भी आप गिनी कोएफिशिएंट किसी भी इकोनॉमी का कैलकुलेट करते हो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 जो है बेसिकली परफेक्ट इक्वालिटी है और 1 जो है परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो गिनी कोएफिशिएंट बेसिकली लॉरेंस कर्व से ही निकलता है। आई होप आपको लॉरेंस कर्व समझ आया। सिंपल वर्ड्स में लॉरेंस कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट है किसी इकोनॉमी में। ठीक है, क्लियर है। उसका ग्राफ भी थोड़ा बता दिया मैंने आपको, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब लॉरेंस कर्व पूछ लिया तो भाई फिलिप्स कर्व भी पूछ सकता है। फिलिप्स कर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फिलिप्स कर्व एक ऐसा इकोनॉमी का कंसेप्ट है जो बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन बताता है? इन्फ्लेशन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट। किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, तो देखो ये इस तरह का ग्राफ आता है, मतलब जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा है, यहां पर देखो इस पॉइंट में इन्फ्लेशन ज्यादा है बट अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, मतलब लोगों के महंगाई तभी होती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। देखो यार ये बिल्कुल इकोनॉमी ना मतलब समझने वाली चीज है, रटी नहीं जा सकती है, तो अच्छे से समझो। देखो एक फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पसंद आ गया मार्केट में, मेरे को ड्रेस पसंद आ गया, 15 लोग वहां पर खड़े हो गए, वो सारे उस ड्रेस के लिए डिमांड करने लगे। एक बोलता मेरे को भी चाहिए, मैं भी चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा? उस ड्रेस का प्राइस बढ़ाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वो 1000 का था, अब जब ज्यादा लोग मांगने लगे वो बोलेगा 1200 का, फिर एक बोलेगा मुझे 1200 का दे दे, बट दूसरा बोलेगा मेरे को 1300 का दे दे। तो जब भी मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई है तभी तो ग्रोथ होगी मार्केट की, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है इसका मतलब लोग डिमांड करें। भाई अगर लोग फोन डिमांड करें तभी तो फोन बनाने वाली कंपनी फोन बनाएगी, अगर लोग ही नहीं डिमांड करें तो वो फोन क्यों बनाएगी? इसका मतलब इन्फ्लेशन होने की वजह से सप्लाई भी बढ़ती है, इसका मतलब जो है मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो मतलब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब बेरोजगारी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसका मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और अगर इन्फ्लेशन कम है, मतलब मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है यार, उसको किसी को चाहिए ही नहीं है, तो भाई अगर चाहिए ही नहीं है तो कंपनी बनाएंगे भी नहीं, कंपनी नहीं बनाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये कौन सी कर्व बताती है? फिलिप्स कर्व बताती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। पेपर में पढ़ के जाना, फिलिप्स कर्व में भी एग्जाम में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। अगर लॉरेंस कर्व पूछ सकता है तो फिलिप्स कर्व भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी? आपने सुना होगा मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? बेस्ट डेफिनेशन बतानी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों जिसमें हो, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग हो। पहले खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर दोनों, पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो पहली बात, 3 तरह की मेनली इकोनॉमी होती है। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, अभी क्लियर कर लेते हैं क्या होता है, अगली बार सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट पूछ ले। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो यार ये सारी चीज़ें मैंने इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं, अगर आप उन लेक्चर्स को देखने के बाद ये देख रहे हो तो आपको ये सब आता होगा। सोशल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट देखती है तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे काम करेगी ना, लोगों के फायदे पे काम करेगी। ठीक है, ये होती है सेंट्रली प्लान, मतलब गवर्नमेंट सब चीज़ प्लान करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रशिया में चलता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर आगे आता है, मतलब सारा कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है। प्राइवेट कंपनी ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, इसको लेजे फेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे यूएसए वगैरह, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब ये है कि मेनली वहां पर प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं, बट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट, जैसे फॉर एग्जाम्पल राशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, राशन आपको किराने की दुकान से भी मिलता है, बट गवर्नमेंट भी राशन प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुंचे। तो मतलब यहाँ पर जो मार्केट चलती है हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं है। अब एग्जाम में पूछता है मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन मैनार्ड केनेस ने, जीएम केनेस ने दिया था मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात चली है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। सबसे पहली बात आपको पूछेगा हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी पूछे या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी पूछे तो एक ही पर्सन है। फादर ऑफ इकोनॉमी भी इसको भी बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, वो कौन है? सर एडम स्मिथ। कौन है? सर एडम स्मिथ। एग्जाम में पूछता है एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी बुक है? वेल्थ ऑफ नेशन एक, और थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। कौन सी? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, मॉरल
सेंटिमेंट्स। ये दोनों बुक किसने लिखी हुई है? ये एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं सारी मैक्रो ही थी। मैक्रो इकोनॉमिक फादर किसको बोला जाता है? जॉन मैनार्ड केनिस, जिनकी अभी हम बात करते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, लिख लो। जॉन मैनार्ड केनिस ने जो बुक लिखी है उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब एक और चीज पूछता है कि इकोनॉमी वर्ड कहाँ से लिया गया है? इकोनॉमी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा? आइकोनॉमिया। क्या नाम है? आइकोनॉमिया। आइकोनॉमिया का मतलब पूछे, आइकोनॉमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड। मतलब जैसे आप एक घर को मैनेज करते हो ना, इसी को बड़े लेवल में आप एक कंट्री को भी मैनेज कर सकते हो, उसी को इकोनॉमी बोलते हैं। तो वर्ड इकोनॉमी आइकोनॉमिया वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड, ठीक है। सर हमें समझ आ गया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने जस्ट 9 क्वेश्चन कवर करें। कितने क्वेश्चन कवर करें? जस्ट 9 क्वेश्चन। कितना टाइम लग गया? बहुत टाइम लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि सर हम साथ साथ चीज़ें भी रिवाइज कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देखो यार, एक सिंपल आप ग्राफ बनाते हो, देखो सिंपल ग्राफ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक सिंपल ग्राफ है प्राइस के बीच में और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ठीक है। ये अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, आप खुद यार कॉमन सेंस सोचो, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनो, आप अभी बिग बिलियन सेल का वेट करते हो ना, बिग बिलियन सेल का वेट करते हो या दिवाली सेल का वेट करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि प्राइसेस कम होता है, और जब सेल आती है तो डिमांड कितनी ज़्यादा होती है, कितने लोग सामान लेने के लिए वहाँ पर तैयार होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बस बाकी चीज़ों को सबको कांस्टेंट रखना है, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखें और किसी चीज़ का अगर हम प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो उसकी डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? किसके बीच में रिलेशन है? ये प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ग्राफ है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसी तरह एक लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई। अब आपने सप्लायर के बेसिस में से सोचना, मतलब एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैं अपने बेसिस में सोचता हूँ। देखो कंपनी में जो सामान बना रहा है वो सामान कब ज़्यादा बनाएगा? जब प्राइजेस बढ़ेंगे। देखो ना यार, अगर एक कोई चीज़ 20 रुपये की बन रही है, पहले ध्यान से सुनो, एक चीज़ 20 रुपये की बन रही है, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका प्राइस 30 रुपये हो जाता है, तो मैं कब प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा? मैं तभी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जो क्वांटिटी की सप्लाई जो है वो तब बढ़ती है जब प्राइस बढ़ता है। तो बेसिकली प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, इसी को बोलते हैं हम कौन सा? लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। तो देखो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पर ना देखो, जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो खुद को कंज्यूमर लेना, मतलब मैं सामान लेने जा रहा हूँ, तो अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो मैं सामान नहीं लूँगा, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। बट जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो तो आप सप्लायर के वे में सोचोगे, मतलब दुकानदार के वे में सोचोगे। दुकानदार जो है अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। और दोनों जो जहाँ पर मिलते हैं ना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये पॉइंट भी याद कर लेना। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई आपको समझ आ गया, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिफाइन स्टैगफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है यार, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में सब पढ़ाया हुआ है मैंने, थोड़ा थोड़ा अभी रिवाइज करवा देता हूँ, देख सकते हो आप। जो जो टॉपिक मैंने पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी हो गया, फिर डिमांड सप्लाई वाला थोड़ा टॉपिक हो गया, फिर कर्व्स होगी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में पूछता है। प्लान्स हो गए, तो देखो क्वेश्चन भी आ रहे हैं उनके रिलेटेड। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन, नो ग्रोथ इन इकोनॉमी विद लो इन्फ्लेशन, स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिसेशन विद लो इन्फ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब मार्केट में महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। देखो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से मैंने आपको बोला जब भी मार्केट में महंगाई होती है तब ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? एक तो महंगाई है, ग्रोथ होनी चाहिए, बट इस केस में स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत कम हो रही है, तो ये तो अच्छा नहीं है हमारी। और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। तो जब तीनों ही खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं ना, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ।
ठीक है, मतलब ग्रोथ हमारी रुकी हुई है। तो एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पर एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़नी चाहिए थी, मतलब ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी, बट ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड है बट ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये तीनों सिचुएशन जहाँ पर आ जाती हैं वो मार्केट की बहुत बुरी हालत हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन से, स्लगिश मतलब होता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐड कर दो, ये तीनों कंडीशन किसकी होती हैं? स्टैगफ्लेशन की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो क्या स्टैगफ्लेशन किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। देखो इसके साथ डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन ये सब पढ़ के जाना। इन्फ्लेशन में अगर स्टैगफ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, और मे बी ये पूछा भी हुआ है शायद क्वेश्चन, तो ये आप देख के जाओगे, इन्फ्लेशन अच्छे से पढ़ के जाओगे, लेक्चर देख लेना उसमें मैंने पढ़ाया हुआ। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जिसमें एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा, ऊपर से ग्रोथ भी कम, और तीसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, तीनों ही खतरनाक चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ऐसी इकोनॉमी में सस्टेन करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट एसेट दैट ट्रांसफर्ड इनटू कैश विद इन 3 मंथ। कोई भी एक ऐसा एसेट है, कोई भी चीज़ है, जैसे कोई बॉन्ड हो सकता है या कोई भी चीज़ आपने खरीदी हुई है, कोई भी ट्रेजरी बिल हो सकता है, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो 3 महीने के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? ये थोड़ा अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आ गया, चलो आप डाल दिए तो कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग एसेट, इंटेंजिबल एसेट या कैश एसेट। देखो कोई भी ऐसा एसेट जो है जिसको आप कैश में विद इन 3 मंथ कर सकते हो उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट, मतलब वो कैश के बराबर ही है, क्योंकि 3 मंथ इकोनॉमी में बहुत छोटा टाइम होता है। अगर 3 मंथ के अंदर किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही होता है, इसलिए इसको कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इतना क्वेश्चन ये पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेशन साइकिल? तो ये भी इतना चांसेस नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ऑपरेशन साइकिल क्या होता है? अ मैट्रिक दैट, पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अ मैट्रिक दैट एक्सप्रेस द टाइम मेजर्ड इन डेज इट टेक फॉर अ कंपनी टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेंटरी और अदर रिसोर्सेज टू कैश फ्लोज फ्रॉम सेल्स। ये होता है। इट टेक्स टाइम अ कंपनी टू बाय गुड्स, सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ द सेड गुड्स। The process of hiring personnel to conduct the daily operation of the business. Collective process of identifying, recording the analysis, accounting events of a company. यार देखो बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ना, वो सारा टाइम जो एक कंपनी को लगता है ताकि वो सामान खरीदे, उसको बेचे और उस सेल ऑफ द गुड से पैसा भी कमा ले, उस पूरे प्रोसेस, मतलब यार आप गए, आपने एक दुकान खोली है, आपकी एक शॉप है, आप एक फैक्ट्री से सामान लाते हो, ठीक है, मतलब खरीद के लाते हो, फिर आप उसको बेचते हो। खाली बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचने के बाद आपको पैसा भी मिल गया। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा दैट इज नोन एज ऑपरेशन साइकिल, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो बेसिकली जब आप कोई एसेट खरीदते हो, उसकी प्रोसेसिंग होती है और कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में हो या कैश इक्विवेलेंट में हो एक ही बात है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट अभी बताया कि 3 महीने के अंदर वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नहीं है कि आपको कैश ही मिलनी चाहिए, अगर कोई बॉन्ड भी दे देता है 3 महीने का या गोल्ड दे देता है, कैश इक्विवेलेंट कोई भी है तो तब भी काम चल जाए, उसका ऑपरेशन साइकिल होता है। आपने सामान खरीदा, बेचा और उसके पैसे मिल गए, उसके बीच में जो आपको टाइम लगा दैट इज नोन एज ऑपरेशन साइकिल। दिस इज क्लियर। देखो 3-4 क्वेश्चन रह गए, 17 क्वेश्चन है, तो टेंशन मत लेना, थोड़ा कंसंट्रेशन दो यहाँ पर, ये क्लियर हो जाएगा अभी। 14 क्वेश्चन क्या आता है? बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? तो बैंकिंग सेक्टर कौन से सेक्टर में आता है? देखो यार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एक ही होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस या नन ऑफ द। देखो 3 मेन सेक्टर होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर वगैरह आ गया, दूसरा आ गया हमारे सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, तीसरा आ गया टर्शियरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। पूछ रहा है तो बैंकिंग किसका पार्ट है? देखो बैंकिंग एक तरह की सर्विस है, तो ये किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, इवन जेकेएसएस भी छोड़ो यार, एसएससी, सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, यूपीएससी के एग्जाम आ गए, ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल हैं, जैसे आप माइनिंग का काम करते हो वो प्राइमरी सेक्टर है, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो वो भी प्राइमरी, फिशिंग कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में कुछ काम कर रहे हो, ये सारा प्राइमरी सेक्टर। तो इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन किस में एम्प्लॉय है? प्राइमरी सेक्टर में, ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं, किसमें? जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटीज़ होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। टर्शियरी मतलब हमारा सर्विसेज सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस की सर्विसेज होगी, टूरिज्म की होगी, हेल्थ बताया था, एजुकेशन, बैंक में जाते हो, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन आ गया, फॉर एग्जांपल आपकी ये टेलीकॉम सर्विसेज वाली कम्युनिकेशन आ गई, ये सारी किसका पार्ट है? सर्विस। ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे सर्विस सेक्टर। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर में, बट हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? यही टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना, मे भी अगली बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। बहुत क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, 15 आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन इंडिया? तो कॉइन की सप्लाई में इंडिया में कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है?
नोट की नहीं पूछ रहा है, कॉइन्स की बात कर रहा है। नोट का तो आप सबको पता है, आरबीआई, अगर आपने कोई नोट देखा होगा 10 रुपये 20 रुपये 50 100 का नोट देखा हुआ है, उसके नीचे लिखा होता है पता नहीं मैं धारावाहिक को 500 रुपये ऐसा करके अदा करने का वो करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आई प्रॉमिस की मतलब मैं इतने पैसे, बेसिकली क्या होता है, आपके पास वो 100 रुपया जो आपने लिया ना, वो आरबीआई का के लिए एक क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। आरबीआई वो एक लायबिलिटी साइन करके देता है कि ये नोट आप हिंदुस्तान में जहां भी लेके जाओगे उसके बेसिस में आपको सामान मिलेगा, तो वो उसकी पे एक लायबिलिटी है, ठीक है, 100 रुपया। तो बेसिकली कहता है कि वो बेसिकली आरबीआई, जो भी नोट्स होते हैं ना करेंसी सर्कुलेशन में, तो वो आरबीआई देखता है। आपको पूछा है सप्लाई ऑफ कॉइन्स कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर। देखो ये करंट का था क्योंकि उस टाइम पे ये न्यूज़ में चल रहे थे कुछ बैंक, तो पूछ लिया इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक एक होता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक होता है जिसमें मेजर शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल 51%, 50% से ऊपर शेयर अगर किसी बैंक में गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। आपका इलाहाबाद बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्यों? क्योंकि इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो ये याद कर लेना, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक, यूसीओ बैंक भी हमारा कौन सा पब्लिक सेक्टर, विजया बैंक भी पब्लिक सेक्टर बैंक था। सिटी यूनियन बैंक इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये कौन सा है, एक प्राइवेट सेक्टर। अब तो ये विजय सारे कंबाइन हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, बट तब जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक थे जब ये मे भी क्वेश्चन आया होगा। बट आपको जस्ट ये याद रखना कि सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक था, बाकी ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऑल दो अब एग्जिस्ट, कुछ करते हैं कुछ मर्ज हो चुके हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एग्जाम में पूछे एचडीएफसी कौन सा बैंक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक कौन सा बैंक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी। आईसीआईसीआई पूछे तो ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मुझे बताना पीएनबी कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जेएंडके बैंक, आप मुझे जेएंडके बैंक का बताना, बाकी छोड़ो जेएंडके बैंक बता दो, इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर है क्या है, तो जेके बैंक का आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। उसके बाद हम 2-3 मिनट लगाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू योर मॉक, उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। 17 क्वेश्चन कहता है जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स आया था पहले, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते थे उसको रिप्लेस करके हमने जीएसटी को लाया। एक कंजम्पशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमने कंज्यूम करके एक जीएसटी टैक्स के अंदर लिया। ये किसके बेसिस में, डेवलपमेंट के बेसिस में, ड्यूरेशन, डिविडेंड या डेस्टिनेशन। देखो जीएसटी जो है ना एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जीएसटी कौन लगाता है, डेस्टिनेशन वाइज स्टेट। फॉर एग्जांपल सामान जो है वो यूपी से निकल के गुजरात जा रहा है, तो टैक्स कौन सी स्टेट लगाएगी, गुजरात, मतलब प्रॉफिट किसको होगा, गुजरात को, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब जीएसटी को सबसे पहले एग्जाम में पूछता है जीएसटी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन में आया था, तो कालेकर कमेटी। कालेकर कमेटी ने रिकमेंड करा था जीएसटी होना चाहिए। इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है ना वो कनाडा के बेसिस में है, तो कनाडा मॉडल भी कहते हैं क्योंकि कनाडा वाला डुअल मॉडल था, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे जीएसटी। आपने कभी भी कोई सामान लेते हो ना, तो आप देखना उसमें जैसे कोई भी चीज़ लेते हो उसमें लिखा होता है इसमें जीएसटी इतना लगा, एसजीएसटी इतना लगा, मतलब स्टेट जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल जीएसटी भी लगता है, तो डुअल मॉडल है, ये कनाडा मॉडल है, ठीक है। और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचो तो उस केस में लगता है, ये दोनों नहीं लगते, फिर लगता है आईजीएसटी, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। और ये किस पे जाता है, जो डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट है उसके पास जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। जो हमारे जीएसटी ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 में फोर्स में, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे बनाते हैं, ये भी याद कर लेना। सर आपने बहुत कुछ बता दिया, बहुत फास्ट बता दिया, स्लोली सुन लो। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट है उसको पैसा मिलता है। और जीएसटी जो है बेसिकली कालेकर कमेटी की रिकमेंडेशन में आया था। कनाडा बेस्ड मॉडल है, डुअल मॉडल है, सेंट्रल जीएसटी होता है और स्टेट जीएसटी भी होता है। बट अगर हम स्टेट्स में सामान बेचें तो उस केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। और 1 जुलाई 2017 को ये फोर्स में आया था, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे मनाते हैं। जीएसटी के अंदर ना एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो सारे जीएसटी रिलेटेड डिसीजन लेती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यह आर्टिकल कौन सा है, 279 है, जो किसके साथ डील करता है, जीएसटी काउंसिल। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉलिटी में भी पूछा जाता है और इकोनॉमी में भी, ठीक है। और ये कौन सेटअप करता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट जो हैं वो इसको बनाते हैं, क्या, जीएसटी काउंसिल को। और इसके चेयरमैन पूछ लेता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कौन, फाइनेंस में। मेजोरिटी इसमें 3/4 चाहिए होते, क्वोरम में 50% चाहिए होते, ये रहने दो, बट इतना भी याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर जीएसटी। एंड मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, दिस इज द जूनियर असिस्टेंट पटवारी मॉक टेस्ट शेड्यूल। देखो 3 टेस्ट हैं आपके जूनियर असिस्टेंट पटवारी के, फुल लेंथ ओएमआर बेस्ड टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो आपने डाउनलोड करनी है, फिर आपने जिस दिन आपका टेस्ट होगा, डेट्स यहाँ पे मेंशन है, उस दिन आपने अपना पीडीएफ जो है टेस्ट की वो डाउनलोड करनी है।
फ़ोन को फ्लाइट मोड में करना है, OMR शीट सामने रखनी है, 2 घंटे का टाइम लगाना है या जितना आपका है, जैसे जूनियर सिस्टम में 80 मिनट्स है, वो लगा के आपने बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन योर एग्जाम और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ये चीज़ें आपको एग्जाम में जाके पता चलेंगी इसकी रेलिवेंसी। अब आप बोल रहे हो कि सर एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट होने चाहिए। द रीज़न बिंग दैट, देखो एक तो मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर मॉक के क्वेश्चन निकालने में लगा दूंगा तो आपके लेक्चर्स छूट जाएंगे। देखो सब चीज़ें पैरेलली चलती हैं। मेरे पास कोई इतने बड़े, आपको पता है कि एजुकेटर नहीं है चैनल पे, ठीक है। इतना कंटेंट पढ़ाना है और सब फ्री में भी पढ़ाना है तो कोई साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये बात मैं आपको सीधा बता दूं, ठीक है। जब आप कोई फ्री इनिशिएटिव यूट्यूब में चलाते हो ना, कोई आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होता। तो मेरे को अपने साथ मैनेज करना है और कुछ मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो जितना टाइम है उसमें बेस्ट प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए 3 मॉक टेस्ट आपको दोनों के प्रोवाइड करो। देखो इनके प्राइस कुछ नहीं है यार। अब आप प्राइस सोच के अगर सोचो आप सिर्फ 3 टेस्ट प्रोवाइड करते हो तो वैसा रीज़न नहीं है। आपको जूनियर असिस्टेंट के 3 टेस्ट 39 में मिल रहे हैं और पटवारी के भी 39 में। 39 इज क्या अमाउंट होता है यार, ठीक है। और जब आप टेस्ट दोगे ना, आपको टेस्ट की क्वालिटी से पता चलेगा कि वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, बट OMR बेस लाने का यही रीज़न था, क्योंकि आपको एक बार OMR बेस प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि एग्जाम में गलतियां होती हैं और बाकी आपको एग्जाम का भी पता चल जाएगा क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको इनरोल कैसे करना है, कल मैंने एक वीडियो डाली है 8-9 मिनट की, उधर से आपको पता चल जाएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है awakeningclasses.in। अभी आप इनरोल कर सकते हो, बट टेस्ट जो है वो अनलॉक 1 अगस्त को ही होगा। जूनियर असिस्टेंट का पहला और पटवारी का 5 अगस्त को है, बट इनरोलमेंट शुरू हो गया, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना रिस्पॉन्स और जो क्वेश्चन पूछे वो कमेंट सेक्शन में दोगे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर PDF और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहीं पर शेयर करते हैं। और लेक्चर्स आपके लिए बने हुए हैं यार, प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देखो। जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, फॉरेस्टर, कांस्टेबल, जो भी आपका एग्जाम है उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो पढ़ते चलो, और बाकी जो है आने वाले एग्जाम्स की हम आपको प्रिपरेशन करवाते चलेंगे। और भी कोई टॉपिक है जिसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।